तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का नेशनलिज्म राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये है वीडियो नंबर 10th है, शायद वीडियो नंबर 10th, मैं श्योर नहीं हूँ। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस के इस चैप्टर के ऊपर, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको और भी दूसरे चैप्टर्स मिल जाएंगे और भी दूसरे क्लास के वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं सारे वीडियोज़। तो हमारे चैनल पर भी जाएँ और वहाँ से भी सारे वीडियोज़ देखें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और पढ़ते हैं इस टॉपिक को, 5 विजुअलाइजिंग अ नेशन। तो इसका आखिर मतलब क्या हुआ विजुअलाइजिंग अ नेशन। तो देखिए, नेशन एक तरह का फिजिकल थिंग है, यानी कि अगर हम उसको फिजिकली देखें तो वो एक तरह का लैंड है सिर्फ, लेकिन उसको हम विजुअलाइज करते हैं एक ऐसे फॉर्म में जिसको कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि किसी भी इंसान के फॉर्म में। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ को लेडी के फॉर्म में दिखाया जाता है, बहुत सारे कंट्रीज़ को फादर के फॉर्म में दिखाया गया था पहले। तो उन चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं कि किस तरह से एक नेशन का एक जो मानव स्वरूप है वो किस तरीके से निर्माण किया गया और उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, however, does one go about giving a face to a nation? तो देखिए, अगर आप बात करें किसी रूलर की अगर हम बात करें तो उसको हम बड़ी आसानी से उसकी तस्वीर बनाकर या फिर उसकी स्टैचू बनाकर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका महिमा मंडन कर सकते हैं और उसको फेमस कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कंट्री को, तो कंट्री को हम किस तरह से आखिर विजुअलाइज करेंगे। तो कंट्री का हम क्या हर जगह मैप बनाते चलेंगे कि इस तरीके से देखिए हमारा कंट्री है, इसको आप पूजा कीजिए या फिर इसको मानिए, तो नहीं। तो ये बहुत ही एक तरह का कठिन चीज़ है। इसको ऐसा करना आम लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए जो आर्टिस्ट लोग थे उन्होंने 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में इसके लिए एक तरीका निकाला ताकि एक नेशन को पर्सोनिफाई किया जा सके। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो इसके मुताबिक एक कंट्री को एक मानव स्वरूप में दिखाया जाने लगा। ये सभी उस समय के जो कलाकार थे, जो पेंटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस तरह का काम किया था। नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। तो उस समय के जो कंट्रीज़ थे उनको फीमेल फिगर्स के रूप में पोर्ट्रे किया जाने लगा। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in the real life. Rather, it sought to give the abstract idea of nation a concrete form. तो देखिए, जो फीमेल फॉर्म चुना गया था किसी भी कंट्री को पर्सोनिफाई करने के लिए, चाहे हम फ्रांस की बात करें, क्योंकि अगर आपने फ्रांस का एग्जाम्पल पढ़ा होगा क्लास 9th में फ्रांस का चैप्टर, तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्रांस को एक महिला के रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी। तो ऐसा नहीं था कि जिस महिला का वहाँ पर तस्वीर लगाया जा रहा था या फिर किसी महिला को दिखाया जा रहा था वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी। नहीं, रियल लाइफ में वैसी कोई महिला नहीं थी और वो सिर्फ लोगों के ख्यालों में कि हमारी जो कंट्री है वो इस तरीके की है, ये फीचर्स हैं, उसको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देने के लिए उस तरह का फॉर्म बनाया गया था। डैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगोरी ऑफ द नेशन। तो देखिए, फीमेल फिगर जो है वो किसी भी राष्ट्र की रूपक बन गई। जैसे हम फ्रांस की बात करते हैं, अगर हम फ्रांस आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, या फिर जर्मनी की बात करें वहाँ पर भी, तो अगर आप रिकॉल करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय की, यानी जो क्लास 9th में आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसकी, तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल एलेगोरी को यूज़ किया पोर्ट्रे करने के लिए, सच एज लिबर्टी, जस्टिस और जो रिपब्लिक है, इन आइडियाज़ को पोर्ट्रे करने के लिए या फिर शो करने के लिए एक फीमेल फिगर का यूज़ किया। These ideas were represented through specific objects और symbols। तो देखिए, ये सभी जो आइडियाज़ थे इनको स्पेसिफिक सिम्बल्स से रिप्रेजेंट किया जाता था या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स से रिप्रेजेंट किया जाता था। अगर आप याद करेंगे तो जो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की जो एट्रीब्यूट्स थे, यानी उसके लिए जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए थे शो करने के लिए, उसमें ब्रोकन चेन था। और जस्टिस के लिए ब्लाइंड फोल्डेड एक वुमेन थी जो कि पेयर ऑफ, जैसे नहीं आप देखते हैं फिल्मों में, आपने देखा होगा कि जो कोर्ट रूम है वहाँ पर एक महिला खड़ी होती है जिसका आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उसके हाथों में एक तराजू होता है, तो वही चीज़ को यूज़ किया गया था।
Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. तो इसी तरीके के फीमेल रूपक को इस्तेमाल किया गया था, यानी फीमेल फॉर्म्स को यूज़ किया गया था, निकाला गया था, ताकि 19th सेंचुरी में नेशंस को रिप्रेजेंट किया जा सके। तो फ्रांस में अगर हम बात करें तो फ्रांस में एक नाम लिया गया था मैरीन, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, और विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपुल्स नेशन। तो वो लोगों में सिर्फ ये भाव जगाने के लिए था कि देखिए ये जो कंट्री है ये लोगों की कंट्री है, और ये आप ही की कंट्री है, और आप इससे बिलोंग करते हैं। तो ये भाव जगाने के लिए ये एक तरीके से आइडिया अपनाया गया था, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन सभी को लाया गया था लिबर्टी और रिपब्लिक से लिया गया था। और इसके बाद जो रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेड स्टैचू ऑफ मैरीन वाज erected in public square to remind the public of the national symbol of unity, to persuade them to identify with it. Marine images were marked on coins and staff. तो देखिए इसके साथ जुड़े हुए थे ये जो आपका रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेट, ये सभी चीज़ें जो थी, एट्रीब्यूट्स जो थे, इन सभी को जोड़ा गया था। और इसके बाद जो मरीन थी उसके स्टैचूज़ को पब्लिक के बीच में जगह जगह पर, चौराहों पर लगाया गया था, ताकि लोगों को एक नेशनल सिंबल का याद दिलाता रहे, और लोग इसको देखकर खुद को यूनिफाई करने पाए, और उनके बीच में यूनिटी आए, और वो दूसरों को और लोगों को ये परसुएड करने पाए कि वो खुद को इस आइडेंटिटी के साथ जोड़े कि हाँ मैं फ्रेंच हूँ, मैं जर्मन हूँ, इस तरीके की आइडेंटिटी के साथ। मरीन इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाफ्स। तो मरीन जो महिला की जो तस्वीर बनाई गई थी, फ्रेंच को मानव रूप देने की कोशिश की गई थी, उसको कॉइन्स पर भी दिखाया गया जाने लगा, स्टैम्प्स उस पर बनाए गए। सिमिलरली जो जर्मेनिया, अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में फीमेल फिगर जो यूज़ किया गया उसका नाम रखा गया जर्मेनिया, जर्मन नेशन का फीमेल फिगर के रूप में। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जर्मेनिया जो थी वो ओक लीव्स का एक क्राउन पहनती थी, क्योंकि जो जर्मन में अगर हम बात करें, जर्मन ओक जो है वो वीरता की, उसका मतलब होता है वीरता, या फिर मीनिंग उसको उसके सिंबल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जर्मेनिया का इमेज दिया गया है। तो ये सिंपली है जर्मेनिया का इमेज, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 6, नेशनलिज्म एंड imperialism. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment for the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. तो देखिए जब जो 19th सेंचुरी था उसके अंतिम क्वार्टर में, यानी कि करीब आपके 1875 के बाद, जो नेशनलिज्म की जो बात थी वो अपना जो रियल फॉर्म था, लिबरल डेमोक्रेटिक जो सेंटिमेंट था, उससे बिल्कुल अलग हो चुका था। और अब जो नेशनलिज्म था वो बहुत ही एक संकीर्ण सोच बन चुका था, एक नैरो आइडियोलॉजी बन चुकी थी, जिसका कि कुछ लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स में ही यूज़ किया जाता था, लोगों को भड़काने के लिए या फिर लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंग इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वार। तो इस समय में, यानी इस काल में, जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गए एक दूसरे के लिए, और वो किसी भी समय एक दूसरे के साथ वार में जाने के लिए तैयार होते थे। तो जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject people in Europe to further their own imperialist aims. तो देखिए, तो जो यूरोपियन पावर्स थे, बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स, उन्होंने इन नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे या फिर नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस जो थे, इन्हें अपने यूज़ के लिए इधर उधर मैनिपुलेट करना शुरू किया, उनको थोड़ा भड़काना शुरू किया, उनको थोड़ा यूज़ करना शुरू किया, ताकि वो अपने आप को एक इम्पीरियल स्टेट बना सके, ये यानी कि एक साम्राज्य बना सके। तो इसी को अब हम आगे देखने वाले हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. तो देखिए 1871 के बाद जो सबसे सीरियस सोर्स था नेशनलिस्ट टेंशन का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा
प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे वो था बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन क्या होता है? तो देखिए, बाल्कन रीजन एक जियोग्राफिकल रीजन था जहाँ पर बहुत ज़्यादा एथनिक वेरिएशन था, यानी वहाँ पर बहुत अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे। और आज वहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएटिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो। तो ये सभी कंट्रीज़ आज वहाँ पर मौजूद हैं। होज इनहेबिटेंट्स वेयर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स। तो देखिए, यहाँ पर रहने वाले लोगों को नॉर्मली स्लाव कहा जाता था। और जो बाल्कन्स थे उनका जो लार्ज पार्ट था वो कंट्रोल में था ऑटोमन एम्पायर के। ऑटोमन एम्पायर आप जानते होंगे, उसके कंट्रोल में था। तो जो रोमांटिक नेशनलिज्म की जो आइडिया फैली और जो रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडिया आया बाल्कन रीजन में, तो इसके साथ साथ उसी समय में जो ऑटोमन एम्पायर था उसका डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा था। और ये जो चीज़ें हुई, जैसे रोमांटिक नेशनलिज्म आने के साथ साथ जो ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हुआ और वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो ये रीजन जो था ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गया। ऑल थ्रू द 19th century द ऑटोमन एम्पायर हैड साउट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म बट विथ वेरी लिटिल सक्सेस। तो देखिए, 19th century में जो ऑटोमन एम्पायर था उसने खुद को मजबूत करने की कोशिश की, खुद को मॉडर्नाइज करके और इंटरनल रिफॉर्म्स करके, लेकिन उसे बहुत ही छोटी सी सक्सेस मिली, वो उतना ज़्यादा अपने प्लान में सफल नहीं हो पाया। One by one, its European subject nationalists broke away from its control and declared independence. The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjected by foreign powers. तो देखिए, एक एक करके जो यूरोपियन जो नेशनलिस्ट थे वो अलग हो रहे थे ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से और खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर रहे थे। और जो बाल्कन रीजन में रहने वाले लोग थे उनका क्लेम करना था कि वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं और पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और इसके लिए वो हिस्ट्री का यूज़ करते थे और कहते थे कि देखो, बहुत साल पहले हम आज़ाद हुआ करते थे, हम अपने फैसले खुद से लिया करते थे, लेकिन जो फॉरेन पावर्स हैं उन्होंने हम पर अटैक किया और हमें अपने कब्जे में ले लिया है और आज हम इस स्थिति में रह रहे हैं। तो इसलिए जो रिबेलियस नेशनलिस्ट थे बाल्कन रीजन में, उन्होंने सोचा कि उनका जो स्ट्रगल है वो अपने हारे हुए हिस्सों को, यानी जो अपनी कंट्री है उसको आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए वो उनका पूरा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा है। तो उनके नज़र में ये सभी चीज़ें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी। As a different Slavic nationalities struggle to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. तो देखिए, अलग अलग जो स्लाविक नेशनलिटीज़ थे, जैसे मैंने बताया कि ऊपर मैंने बताया कि जो बाल्कन रीजन था वहाँ के लोगों को स्लाव कहा जाता था और वहाँ पर बहुत अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज़ रहते थे, बहुत अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे। तो वो खुद के अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए और पाने के लिए लड़ रहे थे। तो इस वजह से जो बाल्कन एरिया था वो बहुत ही बड़ा एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट का एरिया बन चुका और जो बाल्कन स्टेट्स थे वो एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा जेलस थे और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और वो हमेशा होप करते रहते थे कि किसी तरीके से हम अपना जो एरिया है उसको एक्सपेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हमारा राज्य हो सके, और इसके लिए वो एक दूसरे को मारने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड ड्यूरिंग द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सेंस ऑफ बिग पावर राइवलरी। और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स मैटर्स हो गए जब वो एक दूसरे के साथ पावर राइवलरी में आ गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। तो इसी समय में जो यूरोपियन पावर्स थे, जैसे फ्रांस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया और भी दूसरे जो पावर्स हो गए, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कंपटीशन चल रहा था ट्रेड और कॉलोनीज़ को लेकर, कौन कितने बड़े एरिया को अपना कॉलोनी बनाता है। और वो उनके जो मिलिट्री पावर है और नेवल पावर है उसके बीच में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। दिस राइवलरीज वेयर एविडेंट in the way the Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkan.
एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। तो देखिए जितने भी पावर्स थे वो चाहते थे कि उनका जो होल्ड है इस रीजन पर वो बने और दूसरे के होल्ड को कमज़ोर करें, और दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार इन दिस रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो एक तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो था ये बाल्कन रीजन ही था, जहाँ पर ये सभी जो पावर्स थे ये एक दूसरे के साथ हमेशा फाइटिंग में लगे रहते थे, एक दूसरे को कमज़ोर करने में और ख़ुद को मजबूत करने में। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ ब्रिटेनिया का इमेज है, या सॉरी ब्रिटेन का एक इमेज है जो कि ब्रिटिश एम्पायर को शो कर रहा है, इसे आप चाहें तो देख लें। नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पीरियलिज्म लेड टू यूरोप डिजास्टर इन 1914, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो नेशनलिज्म की भावनाएं थी उसको यूज़ किया गया इम्पीरियलिज्म को बनाने के लिए, यानी साम्राज्य बनाने के लिए, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए। और इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ यानी जो पूरा यूरोप डिजास्टर में चला गया। बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। तो देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ वर्ल्ड में जिनको कि कॉलोनी बनाया गया था, जैसे कि इंडिया हो गया या फिर साउथ अफ्रीका हो गया या फिर कोई और कंट्री हो गया, वो इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करने लगे। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट। तो जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट हुआ सभी जगहों पर वो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट की वजह से हुआ, इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एंड वेयर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फोर्स्ड इन कन्फ्रंटेशन विथ इम्पीरियलिज्म। तो देखिए ये सभी जो कॉलोनाइज स्टेट थे जो कि खुद को इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, वो इंस्पायर हो रहे थे सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी के साथ। वो खुद को एक नेशनल यूनिटी में लाना चाहते थे और इंपीरियलिज्म के साथ वो विरोध करना चाहते थे। यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वेयर नो वेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो देखिए यूरोप का जो मॉडल था नेशनलिज्म का उसको डायरेक्टली फॉलो नहीं किया गया, उसका सभी देशों ने अपना अपना वर्जन क्रिएट किया गया, लेकिन सभी देशों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नेशन स्टेट्स जो हैं वो एक नेचुरल और यूनिवर्सल चीज़ बन गया किसी भी देश का निर्माण करने के लिए। तो देखिए ये था हमारा चैप्टर, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।